नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन थेरेपी में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन मूवी के बारे में। इस मूवी की रेटिंग IMDb पे 5.5 है और ये सच्ची कहानी पे आधारित है। इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है 1999 में जेम्स के साथ, जिसका काम था पुराने वीडियो टेप्स को देखकर उन्हें ट्रांसफ़र करना। जेम्स की हैना नाम की एक वाइफ थी जो 3 साल पहले अचानक ही गायब हो गई थी, इसीलिए वो थेरेपी सेशन अटेंड करता था। जेम्स के हाथ पे एक टैटू भी बना हुआ था जिस पे उसने अपने वाइफ के मिसिंग होने की डेट लिखी थी। अब अगले दिन जेम्स पुराने ब्रॉडकास्ट टेप्स को देख रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि वो ब्रॉडकास्ट हाईजैक किया गया था, जिसमें एक डरावना मास्क पहनी हुई लड़की कुछ स्टैटिक आवाज़ में बात कर रही होती है। ये टेप होती है 3 मई 1987 की। दरअसल उस दिन किसी ने ब्रॉडकास्ट सिग्नल को हाईजैक करके उसमें मास्क्ड वुमन का क्रिप्टिक वीडियो डाला था। पुलिस और FBI ने इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन की थी, पर पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई थी। जेम्स को आगे पता चलता है कि इस हाईजैकिंग के ठीक 7 दिन बाद यानी 10 मई 1986 को एक और शो हाईजैक हुआ था। जेम्स अपने कंपनी में इस ब्रॉडकास्ट को सर्च करता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि FBI ने उसके सारे कॉपीज जब्त कर ली थी और इस मामले को दबाया गया था। अब जेम्स अपने दोस्त चेस्टर से 10 मई की ब्रॉडकास्ट के बारे में पूछता है और उसे 10 मई की टेप मिल जाती है। जेम्स नोटिस करता है कि उसे अब कोई लड़की स्टॉक कर रही है। अब जेम्स 10 मई की ब्रॉडकास्ट देखता है, उसमें फिर से एक मास्क गर्ल उसे दिखती है। अब जेम्स इस बात से ऑब्सेस्ड होता है। वो चैट रूम में जाता है और उसे पता चलता है कि 1987 के ब्रॉडकास्ट के बाद एक और बार सिग्नल हाईजैक हुआ था। कुछ साल बाद ये सिग्नल सैली स्पार्क्स नाम के शो में हाईजैक हुआ था, जिस पे स्टुअर्ट लिथो ने FBI रिपोर्ट लिखी थी। अब अगले दिन जेम्स इस मामले में स्टुअर्ट से पूछताछ करने जाता है। स्टुअर्ट बताता है कि 1987 के ब्रॉडकास्ट हाईजैकिंग के बाद एक और बार सिग्नल हाईजैक हुआ था। FBI के इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला था, तो उन्होंने उस ब्रॉडकास्ट के कॉपीज जब्त करके उस केस को बंद किया था। अब ये थर्ड सिग्नल हाईजैकिंग 3 नवंबर 1996 को हुआ था। ये सुनकर जेम्स अपने हाथ पे बनाए हुए टैटू को देखने लगता है। यह हाईजैकिंग जेम्स की वाइफ के मिसिंग होने के ठीक एक दिन बाद ही हुई थी। अब उसे शक होने लगता है कि ये दोनों इंसिडेंट कनेक्टेड है। जेम्स अब 1987 की वीडियो फिर से देखता है और वो ऑडियो को एडजस्ट करने लगता है। उसे पता चलता है कि वो मास्क्ड वुमन उस वीडियो में क्या बोल रही है। वो मास्क्ड वुमन बोलती है कि आई फिक्स देम ऑल। तभी जेम्स को उसके ऑफिस में किसी की आवाज़ आती है। वो बाहर देखने जाता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। अब जेम्स वीडियो को प्रोजेक्टर पे लगा के उसके फ़ोटो खींचने लगता है। जेम्स नोटिस करता है कि ये वीडियो एक स्टूडियो में शूट किया गया था और वो किसी आदमी को रिफ्लेक्शन में देख पाता है। जेम्स अब स्टुअर्ट को ये बात बता देता है, पर स्टुअर्ट उसे इस केस से दूर रहने बोलता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स फिर से उस केस रिलेटेड चैट रूम में जाता है और उसे पता चलता है कि हर सिग्नल हाईजैक के पहले एक लड़की मिसिंग हो गई थी। इसे पढ़ने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसकी वाइफ का मिसिंग होना इस केस से रिलेटेड है। तभी जेम्स को एक अननोन आदमी से मैसेज आ जाता है और वो अननोन आदमी उसे उस केस के बारे में बात करने के लिए बुलाता है। अगले दिन जेम्स उस एड्रेस पे पहुंचने के बाद एक आदमी से मिलता है जो बोलता है कि उसके पास FBI ने जब्त की हुई सारी रिपोर्ट्स और फाइलें हैं। वो आदमी जेम्स को रिपोर्ट्स ऑफ़र करता है, पर बदले में जेम्स को एक पैकेज डिलीवर करना होगा। जेम्स अब ना चाहते हुए भी मान जाता है। जेम्स अब उस एड्रेस पे पैकेज डिलीवर करने जाता है और वो एलिस्टर नाम के आदमी से मिलता है। दरअसल एलिस्टर ने ही उस एजेंट को जेम्स के बारे में बताया था और एजेंट का काम था कि वो जेम्स और एलिस्टर की मुलाकात करवाएगा। एलिस्टर अब बताता है कि उसने भी इन ब्रॉडकास्ट वीडियोस को देखा है, पर इतने साल ढूंढने पर भी वो इन हैकर्स को नहीं ढूंढ पाया था। यह हैकर बहुत ही चालाक है और अगर जेम्स इन हैकर्स को ढूंढ रहा है तो उन्हें वो भी पता है। हैकर्स ने शायद जेम्स के फ़ोन को भी हैक कर लिया है, इसीलिए एलिस्टर जेम्स के साथ फ़ोन पे बात नहीं करना चाहता था। अब घर पहुंचने पे जेम्स को अंदर FBI के फाइल्स मिलते हैं और वो उन्हें पढ़ने लगता है। उन फाइल्स में 1996 के ब्रॉडकास्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। वो ये बात स्टुअर्ट को बताता है। अब जेम्स का पीछा फिर से वो लड़की करने लगती है। जेम्स अब बार में आता है और वो लड़की भी अब जेम्स को कन्फ्रंट कर लेती है।
उस लड़की का नाम एलिस होता है। जेम्स उसे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, जिस पे वो बोलती है कि वो इन हैकर्स के ग्रुप के बारे में जानती है और वो जेम्स की मदद करना चाहती है। एलिस अपना घर छोड़कर भागी थी, इसीलिए उसे जेम्स के साथ रहना था और बदले में वो इन हैकर्स को ढूंढने में जेम्स की मदद करेगी। अब जेम्स ना चाहते हुए भी मान जाता है। अगले दिन एलिस 1987 के वीडियो में छुपा हुआ मॉर्स कोड नोटिस करती है। यह मॉर्स कोड एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जेम्स और एलिस इस नंबर पे कॉल लगाते हैं, पर उन्हें एक स्टैटिक आवाज़ आती है। एलिस और जेम्स अब घर जाते हैं और जेम्स को एलिस्टर मिलता है। एलिस्टर बोलता है कि एलिस से वो दूर रहे और अजीब अजीब बातें करने लगता है। तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है और उसे देखकर एलिस्टर ब्लेड से अपना गला काट देता है। इसे देखकर जेम्स और एलिस दोनों डर जाते हैं। हैकर्स को जेम्स का पता चल जाता है, इसीलिए वो घर छोड़कर एक मोटेल में रहने जाते हैं। अगले दिन जब जेम्स उठता है तो वो एलिस को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए देखता है, जिससे उसे शक होने लगता है। पर एलिस उसे बताती है कि वो उस नंबर के बारे में और इन्फॉर्मेशन लाने गई थी। उसे पता चलता है कि वो नंबर दरअसल एक स्टोरेज यूनिट से भी रजिस्टर्ड है। अब जेम्स और एलिस स्टोरेज यूनिट के दुकान में पूछताछ करने लगते हैं। उस स्टोरेज यूनिट का मैनेजर उसको खोलता है और उन्हें एक टेबल पे एक फ़ोन और एक आंसरिंग मशीन मिलती है। अब जेम्स उस फ़ोन नंबर को फिर से कॉल लगाता है और वो पाता है कि स्टोरेज यूनिट वाला फ़ोन रिंग करता है और आंसरिंग मशीन स्टैटिक वॉइस प्रोड्यूस करती है। जेम्स अब मैनेजर को इस स्टोरेज यूनिट के ओनर के बारे में पूछता है, पर मैनेजर वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। तभी मैनेजर को एक कॉल आता है और जेम्स और एलिस वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी मैनेजर वहाँ आके उन्हें उस स्टोरेज यूनिट के ओनर के नाम और पता दे देता है। अब जेम्स और एलिस उस ओनर स्टीफन मेयर से मिलते हैं और वो उन्हें घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद स्टीफन उन्हें बताता है कि वो बचपन से हैकिंग करता था। स्टीफन बड़ा होकर ब्रॉडकास्ट हैक करने सीख जाता है और कुछ रिच लड़कों से मिलता है जो इस हैकिंग को सीखने में इंटरेस्टेड थे। वो उनको सिग्नल हैकिंग सिखाता है। ये पूरा मामला एक प्रैंक है और लड़कियों का मिसिंग होना इस हाईजैकिंग से रिलेटेड नहीं है। जेम्स को इस बात पे यकीन नहीं होता और वो 1996 के वीडियो के बारे में उसे पूछता है, पर स्टीफन उसे घर से निकल जाने बोलता है। मोटेल पे लौटने के बाद एलिस उसे कन्विंस करने लगती है कि इन सिग्नल हाईजैकिंग का जेम्स के वाइफ या किसी भी लड़की के मिसिंग होने से कोई भी रिलेशन नहीं है। वो जेम्स को कॉन्ग्रेचुलेट करती है ये केस सॉल्व करने पर जेम्स को अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं होता। अगले दिन जब जेम्स उठता है तब एलिस जा चुकी होती है। घर लौटने पर वो देखता है कि उसका घर किसी ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। इस वीडियो से रिलेटेड सारे एविडेंस भी गायब थे। अब जेम्स समझ जाता है कि ये काम इन हैकर्स का ही है और एलिस भी इन हैकर्स की मदद कर रही थी। एलिस ने जानबूझ के जेम्स को स्टीफन मेयर के तरफ मिसलीड किया था। स्टीफन मेयर और उसकी कहानी झूठी थी और ये सब एक सेटअप था। जेम्स को अपने घर में फाइनली 1996 की टेप मिलती है जिसे उन हैकर्स ने ही छोड़ा था। अब ऐसा हैकर्स क्यों करते हैं ये हमें एंड में पता चलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी अपने व्यूअर से एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब जेम्स उस 1996 के ब्रॉडकास्ट को देखता है और फिर से उसे एक क्रीपी वीडियो मिलता है जिसमें वो एक आदमी का हाथ देख पाता है। इस वीडियो के एक सीन में जेम्स को एक एड्रेस भी मिल जाता है। जेम्स अब उस एड्रेस पे जाता है और उसे एक अबैंडन्ड घर मिलता है। उस घर को सर्च करने पर उसे एलिस की कैप मिलती है और वो समझ जाता है कि एलिस भी इसमें शामिल थी। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और इस आदमी के हाथ पे वो सेम मार्क होता है जो जेम्स ने वीडियो में नोटिस किया था। जेम्स अब उस आदमी को पकड़ लेता है और केज में बंद कर देता है। इस आदमी का नाम माइकल होता है। जेम्स अब माइकल से उन लड़कियों के किडनैपिंग के बारे में पूछने लगता है, पर माइकल को किसी भी लड़की के बारे में नहीं पता। माइकल बताता है कि सिग्नल हाईजैकिंग में वो अकेला शामिल नहीं था और उसने उन लड़कियों को नहीं मारा था। जेम्स ये बात नहीं मानता और उसे लगता है कि उसने फाइनली उस किलर को ढूंढ निकाला है। अब जेम्स माइकल को उस सेट पे ले जाने के लिए बोलता है जहाँ पे इन वीडियोस को शूट किया गया था। वहाँ पहुँचने पर जेम्स उस सेट को फिर से बनाता है और माइकल को बांध के उसे मास्क पहना के अपने क्राइम्स एडमिट करने बोलता है। माइकल बार बार बोलता है कि उसने इन लड़कियों को नहीं मारा। जेम्स उसे बोलता है कि अगर वो जल्दी बोर्ड पे लिखे गए लाइंस को बोलता है तो ये सब जल्दी ख़त्म होगा। इसीलिए माइकल ना चाहते हुए भी सब पढ़ने लगता है और जेम्स उसका वीडियो शूट करके टेप बना देता है।
अब जेम्स गुस्से में आकर माइकल को मारकर उसे वहीं पे दफना देता है। जेम्स को लगने लगता है कि उसने फाइनली इस ब्रॉडकास्ट हाईजैकिंग के केस और अपने वाइफ के मिसिंग केस को सॉल्व किया है। जेम्स अब घर लौट रहा होता है और अचानक उसके कार के सामने एक औरत आ जाती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जेम्स अब उस औरत को देखने कार से बाहर आ जाता है और उसे पता चलता है कि वो औरत नहीं बल्कि एक मास्क रोबोट है, ठीक उन वीडियो की तरह। उस रोबोट से खून आने लगता है। तभी जेम्स को समझ जाता है कि माइकल ने उन लड़कियों को नहीं मारा था। हैकर्स ने माइकल से सिर्फ वीडियो शूट करवाई थी और इन लड़कियों के किलर्स अभी भी जिंदा है। वो हैकर इस केस में जेम्स को अब लटका देंगे और इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन फॉर ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन थेरेपी।